अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। ये बायोलॉजी क्या है? अगर हम वर्ड बायोलॉजी को देखें तो ये 2 वर्ड पे मुश्तमिल है। फर्स्ट वन जो प्रीफिक्स है वो है बायो। बायो क्या मतलब होता है? बायो मीन लिविंग और लाइफ। और जो दूसरा वर्ड है वो है ओलोगी। लोगो ये सफिक्स है, इसका क्या मतलब है? द स्टडी ऑफ। अगर हम कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से होती है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना, मुतायला करना, इसको हम बायोलॉजी के टर्म में देखते हैं। यहाँ पे हमने बात की है ऑर्गेनिज्म की। ये ऑर्गेनिज्म क्या है? एनी लिविंग थिंग, कोई भी जिंदा चीज, जैसे डॉग्स हो सकते हैं, जैसे फूल हो सकते हैं, जैसे जानवर हो सकते हैं, जैसे फिशेज हो सकती हैं, दरख्त हो सकते हैं। इस तरह जो इन जैसी चीज़ें हैं, इनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर हम बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी में हम डिफरेंट जो फ़ील्ड हैं, उनके अंदर ऑर्गेनिज्म का मुतायला करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। वो फ़ील्ड कौन-कौन से हैं, या ये भी कह सकते हैं कि बायोलॉजी की ब्रांचेज़ कौन-कौन सी हैं। तो एट द वेरी फर्स्ट हम बात करते हैं बॉटनी के बारे में। द स्टडी व्हिच डील विद प्लांट्स, कि जब हम पौधों के बारे में जानते हैं, पौधों के बारे में मुतायला करते हैं, तो जो बायोलॉजी की ये टर्म है, इसको हम बॉटनी कहते हैं। इसी तरह ज़ूलॉजी, जब हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, जानवरों के बारे में मुतायला करते हैं, तो जो बायोलॉजी की ये ब्रांच है, ये टर्म है, इसको हम ज़ूलॉजी कहते हैं। ज़ू मीन एनिमल एंड ओलोगी स्टडी करना। इसी तरह नेक्स्ट वन है इकोलॉजी। इकोलॉजी से क्या मुराद है कि इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करना, इन्वायरमेंट के बारे में जानना, माहौल के बारे में स्टडी करना, इसको हम इकोलॉजी कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वन हेर्पेटोलॉजी, रेप्टाइल्स के बारे में स्टडी करना हेर्पेटोलॉजी कहलाता है। इसी तरह जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी से क्या मुराद है कि बर्ड्स के बारे में, द स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। इसी तरह है नेक्स्ट वन इथोलॉजी, फिशेस के बारे में मुतायला करना, फिशेस के बारे में जानना, इसको हम इथोलॉजी कहते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट ब्रांच है वो एंटोमोलॉजी है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। हशरात के बारे में मुतायला करना, हशरात के बारे में बात करना, जानना, ये एंटोमोलॉजी की ब्रांच में आ जाता है। इसी तरह एनाटॉमी है। एनाटॉमी से क्या मुराद है कि किसी भी चीज़ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करना। एनाटॉमी इंटरनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फॉर्म है इंटरनल, उसके बारे में बात करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो एनाटॉमी में आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट जो है फिजियोलॉजी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में बात करना कि वो किस तरह से उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से बना हुआ है। तो ये जो टर्म है ये फिजियोलॉजी कहलाती है। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी 2 वर्ड से मुश्तमिल है। सफिक्स जो है वो माइक्रो है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम आम आँख से नहीं देख सकते। और बायोलॉजी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में मुतायला करना, मतलब इस टर्म में हम उन ऑर्गेनिज्म का मुतायला करते हैं जो बहुत छोटे हैं और उनको हम आम आँख से नहीं देख सकते। इसी तरह हमें ये पता होना चाहिए, और ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की तो ये लिविंग कैसे पता चलेगा कि कोई जानदार लिविंग कैसे है? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर लिविंग कंसीडर करना है, लिविंग जानना है, अगर उसके अंदर ये खसूसियात मौजूद होंगी, करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी, तो ही हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कह सकते हैं, अदरवाइज उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता। तो सबसे पहला जो करैक्टर है वो है सेल। सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक पार्ट है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होगा। अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में बात करें, अगर सेल नहीं होगा तो वो जानदार जो होगा वो लिविंग नहीं होगा। ये इसकी की एक
की करेक्टर है, एक बिल्कुल वाइटल करेक्टर है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो करेक्टर है वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो अपना जो इंटरनल कंडीशंस हैं, अपनी बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर सकता है, तो ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर होगा। वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? वो टेम्परेचर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ब्लड शुगर हो सकता है, साल्ट कंटेंट हो सकते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारी पीएच वगैरह। तो अगर ये कंडीशंस मेंटेन करता है, तो ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा और इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट करैक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर सकता है तो ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर होगा। और यहाँ पे एक बात जहन में रखिएगा कि ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक इंडिविजुअल इंफरादियत के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर एक इंडिविजुअल सर्वाइव करना चाहता है तो वो कर सकता है विदाउट एनी रिप्रोडक्शन। बट यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो ये है कि जो स्पीशीज होगी वो रिप्रोडक्शन के बगैर अपना जो वजूद है वो बरकरार नहीं रख सकेगी। विदाउट रिप्रोडक्शन एक जो स्पीशीज होगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, कंप्लीटली फिनिश हो जाएगी, सफाई हस्ती से मिट जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट जो करैक्टर है उसकी बात करते हैं वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म passes on traits to their young ones, to their offspring। कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा जो अपनी खसूसियात अपने बच्चों में मुंतकिल करेगा। अगर कोई जानदार अपनी जो खसूसियात हैं, ट्रेड्स हैं, वो यंग वंस में ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ट्रांसफर नहीं करता, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं होगा। इसी तरह मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एनर्जी हासिल करता है और उसे इस्तेमाल करता है एक प्रोसेस के थ्रू, एक रिएक्शंस के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ऑल ऑर्गेनिज्म गेट एंड यूज एनर्जी टू अंडरगो मेटाबॉलिज्म। ऑल द केमिकल प्रोसेस नेसेसरी फॉर लाइफ। और ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं ये लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर ये मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होंगे तो लाइफ मुमकिन नहीं है। और हमें ये भी पता है कि ये जो एनर्जी है ये अल्टीमेटली सूरज से ही हासिल की जाती है। सन ही इसका जो सूरज है वो वन एंड ओनली जो है वो सोर्स है। इसी तरह जो नेक्स्ट करैक्टर है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करता है? अगर हम बाय सेल डिवीजन बात करते हैं, by cell division through the process of mitosis more cell are made। अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो माइटोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होगी वो ज्यादा से ज्यादा सेल बनाएगी, मतलब कि वो जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे उनको इंक्रीज करेगी। मैं सेल इनलार्जमेंट की बात करते हैं कि सेल कितने बड़े हो जाते हैं, देयर इज अ लिमिट ऑन सेल साइज। और ये बात याद रखिएगा कि हर सेल की एक खास लिमिट होती है कि वो उस लिमिट तक ही अपना साइज जो है वो इंक्रीज कर सकता है। ये नहीं होता कि एक ऑर्गेनिज्म के जो एज के साथ या उसकी जो लाइफ टाइम है उसके साथ उसके सेल भी बढ़ते जाएं। बट ये होता है कि उनके जो साइज बढ़ने की एक स्टेज होती है, एक लिमिटेड साइज होता है जिस हद तक वो बढ़ सकते हैं। ये नहीं होता कि वो बढ़ते ही चले जाएं कंटिन्यूअसली। हाउ इज ग्रोथ रिलेटेड टू डेवलपमेंट? हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो ग्रोथ है ये डेवलपमेंट के साथ कैसे रिलेट करती है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो डेवलपमेंट क्या है, हमें डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। द चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म एज इट इज maturing। डेवलपमेंट क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी जो फॉर्म है वो तब्दील हो, मतलब बच्चे से बड़ा होना। इसी तरह यहाँ पे अब अगर हम बटरफ्लाई की बात करते हैं तो ये सबसे पहले जो होता है वो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है बटरफ्लाई के अंदर। इसी तरह अगर हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास टैडपोल है।
टैडपोल जो है वो मैच्योर हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट फॉर्म में, फ्रॉग की फॉर्म में। तो ये जो चेंजेस आई हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसको हम डेवलपमेंट के ज़ुमरे में देखते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि इंसान के अंदर जो डेवलपमेंट हुई वो कौन-कौन सी हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो सबसे पहली है वो पैरेंटल डेवलपमेंट है और पुबर्टी है। ये 2 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हैं ह्यूमन्स के अंदर। इसी तरह हम बात कर रहे थे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो जो एक और करैक्टरिस्टिक्स है वो है रिस्पॉन्सिवनेस। ये रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट टू कंडीशन। कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो अपने माहौल के मुताबिक क्या होगा, रिस्पॉन्स शो करेगा, चाहे वो जिस फॉर्म में भी मौजूद हो। अगर तो कोई ऑर्गेनिज्म अपने माहौल के मुताबिक रिस्पॉन्स शो नहीं करता, देन वो कंसीडर होगा मुर्दा। अगर वो रिस्पॉन्स शो नहीं करता तो हम फिर उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, फिर हम उसे डेड ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, स्किन टैन्स इन सन, के जो स्किन है, जो जिल्द है, वो सूरज की रोशनी में कलर चेंज कर जाती है, भूरे रंग की तरह की हो जाती है। और इसी तरह जब हमारा जो जिस्म है, हमारी बॉडी है, वो हॉट होती है, जिस्म के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, तो उसको मतलब एक ख़ास रिस्पॉन्स जो होता है, और उस रिस्पॉन्स में जो बॉडी है, वो पसीना ख़ारिज करती है, स्वेट ख़ारिज करती है। इसी तरह हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं, तो ये एक लीफ है, ट्रैपिंग लीफ, और इसमें क्या होता है कि ये जो हेड रीजन है, इसको हम 2 एंगल से देख सकते हैं कि हेड रीजन के ऊपर एक स्पाइन होते हैं। वो स्पाइन क्या करते हैं कि जब भी कोई इंसेक्ट उस लीफ के उस हेड वाले पार्ट पे बैठता है, ओवरहेड के ऊपर, तो वो क्या करता है, वो जो उसके स्पाइन है, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो उस इंसेक्ट को जकड़ लेती हैं, उनको पकड़ लेती हैं, और पकड़ने के बाद उसकी जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट कर देते हैं। ये भी एक किस्म का रिस्पॉन्स है, क्योंकि प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर पूरी नहीं कर रहा, उस सॉइल के अंदर मौजूद नहीं है, तो वो कार्निवोरस जो है वो बिहेवियर शो करता है, और इंसेक्ट को वो ट्रैप कर लेता है, उनको पकड़ के, उनको डाइजेस्ट करके अपने जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करता है। ये भी एक किस्म का जो एनवायरनमेंट के खिलाफ रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स शो करता है। अगर हम देखते हैं कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो बायोलॉजी को दूसरी जो स्टडीज़ हैं, उनसे सेपरेट करती हैं, तो हमारे पास यहाँ पे है शेरम। शेरम में देखते हैं, जो शेरम का एस है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कि अगर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं कि उसकी बॉडी की फॉर्मेशन किस तरह से है, उसको कैसे बना हुआ है, वो कौन-कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है होमियोस्टेसिस। हम ये भी देखते हैं कि वो किस तरह से अपना जो इंटरनल कंडीशंस हैं उसको मेंटेन करता है। जो थर्ड पॉइंट है वो है एवोल्यूशन, कि बायोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं, उनको हम देखते हैं कि वो किस तरह से रिलेट कर रही हैं अपने एंसेस्टर के साथ। इसी तरह जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। हम ये भी देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से हो रही है। नेक्स्ट जो है हेरिडिटी। हेरिडिटी में भी यही देखा जाता है कि खसूसियात कैसे मुंतकिल होती हैं, कौन-कौन सी खसूसियात मुंतकिल हुई हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस क्या है? हम देखते हैं कि एक माहौल के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, वो किस तरह एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट वन जो है वो है मेटाबॉलिज्म, और हम ये भी देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, वो किस तरह से हो रहे हैं। ये जो 7 पॉइंट हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं कि बायोलॉजी दूसरे जो स्टडी ऑफ फील्ड हैं, उनको किस तरह से सेपरेट करती है। अगर हम एस को देखते हैं शेरम की,
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं तो ये क्या है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर सेल मौजूद होगा तो ही लाइफ मौजूद होगी, अदरवाइज लाइफ मौजूद नहीं होगी। ये बेसिक यूनिट है लाइफ का। इसी तरह नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर की, जब स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि वो सेल किस तरह से बॉडी के अंदर ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं और किस तरह से वो अपने फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड है। इसी तरह cells in multicellular organism change from being all alike in the early embryo to being different with special job to do through a process called differentiation। और हम ये भी देखते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एम्ब्रियो के बनने के बाद सेल के अंदर किस तरह से चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस उनके काम करने के मुताबिक होती हैं कि जिस सेल ने जो फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो उसी तरह से ही मॉडिफाई होता है और वो एक खास प्रोसेस के थ्रू मॉडिफाई होते हैं। इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स मौजूद होंगे वो स्मॉल इन नंबर होंगे और इसी तरह ये साइज मतलब इनकी जो तादाद होगी वो बढ़ती जाएगी और तादाद बढ़ते बढ़ते फिर इसी तरह जो सेल्स होंगे वो भी फिर मॉडिफाई हो जाएंगे अपने फंक्शन के हिसाब से। अब पॉसिबल है कि फंक्शन जो सेल्स हों वो मसल सेल में कन्वर्ट हो जाएं, वो रेड ब्लड सेल में कन्वर्ट हो जाएं, वो नर्व सेल में कन्वर्ट हो जाएं, वो एपिथेलियल सेल में कन्वर्ट हो जाएं, वो फिर जो सेल के फंक्शंस होंगे उसी हिसाब से ही सेल के अंदर जो होंगी वो चेंजेस आएंगे और वो लार्ज इन साइज और अपने फंक्शन के हिसाब से ही उनके अंदर जो होगी वो डेवलपमेंट होगी। अगर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो पहली तरह के ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलर वर्ड ही डिस्क्राइब कर रहा है। यूनी मीन वन एंड सेलर मीन सेल्ड, कि एक सेल पे मुश्तमिल जो जानदार हैं उनको हम यूनिसेलर जानदार कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो अमेबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है या इल्जी है। इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है ये एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं और इनको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसी तरह अगर हम दूसरी किस्म को देखें तो उसको हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी मीन एक से ज्यादा, वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल मौजूद हों उनको हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की तो हमारे पास ये बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेज हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल में आ जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास एच। एच से क्या मुराद है? इससे मुराद होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस से क्या मुराद है इसको हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि होम्योस्टेसिस जो है वो अपनी बॉडी के अंदर मौजूद जो कंडीशंस होती हैं उनको मेंटेन करते हैं, उनको बैलेंस करते हैं। होम्योस्टेसिस इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल बैलेंस, कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मौजूद कंटेंट हैं उनको मेंटेन करना, बैलेंस करना। सेल एंड ऑर्गेनिज्म मस्ट मेंटेन स्टेबल कंडीशन, कि जो सेल और ऑर्गेनिज्म है वो अपने अंदर मौजूद जो कंडीशंस हैं उनको स्टेबल करते हैं, एक नैरो रेंज के अंदर उनको मेंटेन करते हैं। वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, वो बैलेंस किन चीजों का हो सकता है? अगर हम उनकी बात करते हैं तो फर्स्ट, वेरी फर्स्ट हमारे पास वाटर है, इसी तरह टेम्परेचर है, शुगर है, साल्ट है, केमिकल कंपोजिशन है। ये वो कंटेंट हैं जिनको बॉडी के अंदर मेंटेन किया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन की बात करते हैं, स्पीशीज चेंज ओवर मैनी जनरेशन, कि जो स्पीशीज होती हैं बाय टाइम उनके अंदर चेंजेस आती हैं और उन स्पीशीज से फिर और नई स्पीशीज बनती हैं। ये किस तरह से इनके अंदर चेंजेस आती हैं, ये जो स्टडी है इसको हम एवोल्यूशन में देखते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसको हेरेकोथीरियम का जो सबसे पहला
फुट है, जो सबसे पहले जो हॉर्सेस फैमिली के ऑर्गेनिज्म थे जिनको हैकोथेरियम कहा जाता था, उनके फुट के अंदर 4 टो मौजूद होते थे, 4 उँगलियाँ मौजूद होती थी। फिर इसी तरह वो कन्वर्ट हुए, उनके अंदर मॉडिफ़िकेशंस आई, वो मायोहिपस बन गए। फिर क्या हुआ कि 1 टो जो थी वो मिस हो गई और 3 टो बन गई, मतलब 3 उँगलियों वाला घोड़ा बन गया। फिर इसी तरह टाइम गुज़रता गया, उनके अंदर फिर मज़ीद चेंजेज़ आई, फिर पैराहिपस आया। पैराहिपस में क्या हुआ कि जो दोनों साइडों वाली उँगलियाँ थी, वो छोटी हो गई और जो दरमियान वाली उँगली थी, वो इनलार्ज इन साइज़ हो गई, वो बड़ी हो गई। इसी तरह फिर नेक्स्ट जब उनके अंदर चेंजेज़ आई टाइम के हिसाब से, तो जो साइड वाली 2 उँगलियाँ थी, वो कंप्लीटली ही खत्म हो गई। ये किसमें हुआ? पाइलोहिपस में हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो दरमियान वाली उँगली थी, वो मोटी हो गई और इकोहिपस में क्या हुआ कि वो जो दरमियान वाली उँगली थी, वो सूम में कन्वर्ट हो गई और वो एनलार्ज इन साइज़ हो गई ताकि जो बॉडी का वेट है, उसको बेयर कर सके, उसको मेंटेन कर सके। और ये जो मॉडिफ़िकेशन स्टार्ट हुई, ये 55 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट हुई, फोर्टो से, और 4 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 51 जो मिलियन साल हैं, उनके अंदर ये 4 टो से 1 टो वाला जो है ऑर्गेनिज़्म बन गया। एवोल्यूशन के काजेज़ क्या हैं? एवोल्यूशन कैसे होती है? ये चेंजेज़ कैसे होते हैं? इन चेंजेज़ की वजूहात की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे ज़हन में जो वजह आती है, वो है म्यूटेशन। अब म्यूटेशन में क्या होता है? म्यूटेशन में ये होता है कि सेल के अंदर चेंजेज़ आती हैं। वो चेंजेज़ किन वजूहात की बुनियाद पे होती हैं, कैसे होती हैं? अगर हम उन काजेज़ को देखें, उन वजूहात को देखें, तो वो रेडिएशन के थ्रू हो सकती हैं। इसी तरह वो केमिकल्स के थ्रू हो सकती है, वो जेनेटिक एरर की वजह से हो सकती हैं, विरासती गलतियों की वजह से हो सकती हैं। अब इन गलतियों की वजह से, केमिकल्स की वजह से, रेडिएशंस की वजह से जब सेल्स के अंदर चेंजेज़ आती हैं, तो वो एक प्रोसेस के थ्रू गुज़रते हैं, उस प्रोसेस को म्यूटेशन कहते हैं। उन चेंजेज़ से फिर जो ऑर्गेनिज़्म के अंदर जो चेंजेज़ आती हैं, वो फिर वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेता है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को मॉडिफ़ाई कर लेता है। दूसरी वजह क्या हो सकती है म्यूटेशन की, वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से क्या मुराद है कि कुदरती चुनाव, कि कुदरत जिन चीज़ों को चुन लेती है, जस्ट वही सर्वाइव कर सकते हैं, वही आने वाले दौर में रह सकते हैं। ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इसकी हम बात करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये म्यूटेशन क्या है? अगर हम इस म्यूटेशन की टर्म को समझना चाहें, म्यूटेशन आर चेंजेस इन एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए सीक्वेंस, सम आर गुड, सम आर बैड, बट मोस्ट हैव नो इम्पैक्ट। जो म्यूटेशन होती हैं, जो बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, बट जो मोस्टली चेंजेस होती हैं, उनका ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता। वो अच्छी कैसे हो सकती हैं, वो बुरी कैसे हो सकती हैं, इसकी भी हम अगर बात करते हैं, तो वो अच्छी ऐसे हो सकती हैं कि सपोज़ जो है, अगर एक डिज़ीज़ आई हुई है, एक वायरल ने अटैक कर दिया है, तो जो जेनेटिक मेकअप है, उसके अंदर चेंजेज़ आईं और उसने उस वायरल डिज़ीज़ के खिलाफ जो है अपने अंदर जो है वो एक ताकत क्रिएट कर ली है, एक इम्यूनिटी बढ़ा दी है कि वो उसको बेयर कर सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है। ये जो चेंजेज़ आई म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक मेकअप की वजह से, ये गुड थी। और बैड क्या हो सकती हैं कि रेडिएशंस की वजह से जो सेल्स के अंदर कैंसर, सेल के अंदर जो रेडिएशन की वजह से सेल की जो इम्बैलेंस ग्रोथ है वो बढ़ सकती है और वो कैंसर का सबब बन सकती है, वो बहुत सारे डिजीज़ का सबब बन सकती है। तो इस तरह से ये गुड और बैड, ये दोनों इफ़ेक्ट होते हैं। अगर हम ये देखें कि कोई इनका इम्पैक्ट नहीं होता, तो वो कैसे? म्यूटेशन इन एग और स्पर्म सेल कैन कॉज़ हार्म, अदर बॉडी सेल कैन नॉट। कि अगर तो स्पर्म और एग के सेल के अंदर म्यूटेशन होगी, तो नुकसान होगा आने वाली नस्ल का। अगर किसी और सेल के अंदर ये म्यूटेशन हो जाती है, तो उसका कोई ख़ास असर नहीं होता बॉडी के ऊपर। इसी तरह अगर हम स्पीशीज़ की बात करते हैं, अ स्पीशीज़ द ग्रुप ऑफ जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म
कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये डेफिनेशन है स्पीशीज की कि एक जो जानदारों का ग्रोह है, एक ग्रोह जो जेनेटिकली सिमिलर हो, एक जैसी खसूसियात रखने वाले ऑर्गेनिज्म हो, और वो क्या करें, कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और वो बच्चे पैदा करें कि उन बच्चों के अंदर भी ये ताकत हो कि वो मजीद बच्चे पैदा कर सकें। इसी तरह मेंबर्स ऑफ स्पीशीज आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। हमें ये पता होना चाहिए कि एक स्पीशीज के जो जानदार होते हैं वो तकरीबन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते, उनके अंदर वेरिएशंस होती हैं। वो वेरिएशन कब होती हैं, कैसे होती हैं? अगर आपके जहन में हो कि जब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, उनके अंदर वेरिएशन आ जाती हैं। उन वेरिएशन की वजह से जो खसूसियत होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं, तो फिर क्या होता है, उनके अंदर चेंजेस क्रिएट होती हैं। बेशक कि वो एक जैसे रहते हैं, अगर वो आइडेंटिकल नहीं होते, इनके जेनेटिक मेकअप है वो सेम नहीं रहता। इसी तरह सम ट्रेट वेरिएशन हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर, और कुछ खसूसियात ऐसी होती हैं जो मतलब जो कुछ तब्दीलियां ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनिज्म के लिए फ़ायदेमंद होती हैं कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर खुद को सर्वाइव कर सके। इसी तरह अगर हम एवोल्यूशन के जो नेक्स्ट पॉइंट की बात की थी, नेक्स्ट काज की, वो नेचुरल सिलेक्शन था। वो नेचुरल सिलेक्शन कैसे था? फेवरेबल ट्रेट विद इन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प देम टू सर्वाइव। अब हम यहाँ पे देखते हैं सराफे को। एक टाइम ऐसा आया कि जब घास जो थी वो खत्म हो गई। अब घास खत्म होने की वजह से उसका जो जिंदा रहना था वो मुमकिन नहीं था। फिर क्या हुआ कि उस जराफे ने दरख्तों से खाना शुरू कर दिया। अब दरख्तों की जो दरख्त बड़े बड़े थे तो जहां तक उसका कद पहुंच सकता था वहां तक तो खा लिया, बट आगे क्या करता? फिर उसने क्या किया कि लंबे लंबे दरख्तों से खाना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से उसकी जो गर्दन थी वो बढ़ गई, उसका साइज बढ़ गया, उसके अंदर चेंजेस आई, और इस चेंज की वजह से ही वो उस इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव कर सका। अगर उसके अंदर ये चेंज ना आती तो उसका जो सरवाइव करना था वो बहुत मुश्किल हो जाता। सर्वाइवल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो देयर इज अ कंपटीशन, कि जो सोर्सेज होते हैं उन सोर्सेज की वजह से कंपटीशन होता है। वो क्योंकि सोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और स्पीशीज के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो कंपटीशन बढ़ जाता है। उस कंपटीशन के लिए ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर चेंज लाना होता है ताकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अच्छा हो और खुद को मेंटेन कर सके, सर्वाइव कर सके उस इन्वायरमेंट के अंदर। इसी तरह जो नेक्स्ट है शेरम का वो आर है, और आर से मुराद है रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन क्या है? ऑल स्पीशीज मस्ट रिप्रोड्यूस, कि तमाम जो स्पीशीज हैं उनको लाजमी रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। अब हमने ये बात भी कर ली है कि स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, बट जो जो सॉरी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, बट स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। तो अगर तो रिप्रोडक्शन होगी तो ही उनकी जो स्पीशीज होगी वो मेंटेन हो सकेगी, वो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद रहेगी, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह यहाँ हमारे पास जैसे ये बच्चे दिखाए हुए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, लाइक ह्यूमन बेबी। रिप्रोडक्शन है क्या? द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग, के बच्चे पैदा करना, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करते हैं, काइंड्स की बात करते हैं, तो टू टाइप्स हैं, दो अकसाम है रिप्रोडक्शन की। एक जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रॉम वन पेरेंट सेल एंड ऑफस्प्रिंग्स डीएनए इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, कि एक ही वालदैन, एक ही जो वालदैन में से जो पेरेंट है, एक सेल ही पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है। और ये बात यहाँ पे याद रखिएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो जेनेटिक मेकअप होता है वो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का आइडेंटिकल होता है। उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है, डीएनए होता है, वो बिल्कुल सिमिलर ही होता है।
अगर हम वो प्रोसेस देखें जिसके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोनिंग की बात करते हैं। क्लोनिंग के बारे में आप फेमिलियर होंगे कि एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाया जाता है, और इसी तरह एक डोली जो शीप थी उसको बनाया गया था। इसी तरह जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बडिंग का है। ये प्लांट्स में यूज होता है। बाइनरी फिशन, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया में ये ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं और उनका जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम है। इसी तरह जो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की टाइप है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फ्रॉम टू पेरेंट सेल एंड डीएनए ऑफ ऑफस्प्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पेरेंट सेल्स। के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 सेल, जो 2 पेरेंट सेल होते हैं, जो 2 वालिदैन के सेल होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, और जो यंग वन पैदा होता है, जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, वो दोनों सेल का कॉम्बिनेशन होता है, क्यों उसके अंदर दोनों सेल वाली खुसूसियात मौजूद होती हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट हेरिडिटी इंफॉर्मेशन टू ऑफस्प्रिंग। के हेरिडिटी के अंदर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी खसूसियात अपने बच्चों में मुंतकिल करते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि जो बतख का बच्चा होगा वो बतख की तरह पानी में तैर सकेगा, जो मछली का बच्चा होगा वो पानी के अंदर रह सकेगा, उस इन्वायरमेंट के अंदर रह सकेगा। डीएनए इज द मॉलिक्यूल दैट कैरी द इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड्स। कि जो डीएनए है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है कि जो खसूसियात के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। अगर हम ये कहें तो ये भी गलत ना होगा कि जेनेटिक मटेरियल की जो केमिकल फॉर्म है वो डीएनए है, वो न्यूक्लिक एसिड है। A short segment of DNA that code for a specific trait is called gene। कि डीएनए का वो खास टुकड़ा जिसके ऊपर एक खास खसूसियत के लिए इंफॉर्मेशन मौजूद है, उसको हम जीन का नाम देते हैं। म्यूटेशन कैन बी caused by change in gene region of DNA। कि डीएनए का वो टुकड़ा जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है किसी ट्रेट के बारे में, खसूसियत के बारे में, अगर उसमें चेंजेस आती हैं तो वो म्यूटेशन का सबब बनेगा। इसी तरह ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंडेंट। जो नेक्स्ट टर्म है वो ये है कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर किस तरह से इन्हिसार करते हैं। सेल इंटरेक्ट विद ईच अदर। कि सेल एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे मुनासिर होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर, के मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट रहते हैं। वी आर लिव इन इकोसिस्टम। जो हम तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने अपने इकोसिस्टम में रहते हैं, और वो इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल कम्युनिटीज बनाती हैं, और एक दूसरे के बगैर जो लाइफ का सर्वाइवल है वो इम्पॉसिबल है। मेटाबॉलिज्म लास्ट वन। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर क्या हो रहा है इस वक्त। लिविंग थिंग यूज एनर्जी टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं ताकि जो लाइफ के प्रोसेस हैं, जो जिंदगी को चलाने के लिए प्रोसेस हैं, उनको मेंटेन किया जा सके, उनको चलाया जा सके। मेटाबॉलिज्म इज अ सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। के एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तमाम जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उसका जो मजमुआ है उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेटाबॉलिज्म के आगे फिर 2 टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। कि जब सेल टूटते हैं तो वो क्या होता है, और जब सेल नए बनते हैं या नए कंपाउंड बनते हैं, नई चीज़ें बनती हैं, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं। Organism can either get this energy from other organism। के मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी एनर्जी हासिल करते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम ये भी कह सकते हैं कैन यूज सन एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू सूर्य से रोशनी हासिल करते हैं, सूर्य से एनर्जी हासिल करते हैं।
अगर हम एनर्जी हासिल करने के टाइप्स को देखें तो जो ऑर्गेनिज्म हैं वो 2 तरह से एनर्जी गेन करते हैं। एक जो है वो हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफ का जो दूसरा नेम है वो कंज्यूमर्स हैं। गेट एनर्जी फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, कि वो अपनी एनर्जी दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। सच एज डॉग है, कैट है, काउज हैं, फंगस हैं, लाइक ह्यूमंस हैं। ये जो अपनी फूड है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट मेथड है वो है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ को क्या कहा जाता है? इनका जो दूसरा नाम है वो प्रोड्यूसर है। गेट एनर्जी फ्रॉम द सन सो दे कैन प्रोड्यूस फूड फ्रॉम देम, कि वो सूरज से रोशनी हासिल करते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे अपनी खुराक तैयार करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ट्रीज हैं, फ्लावर्स हैं, एल्जी वगैरह, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, सम बैक्टीरियाज वगैरह भी ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ हैं।